तो हमारे पास जो टेबल चल रही है जिस पर हम ज़्यादा बार काम कर चुके हैं वो एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें हमारे कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए मैं कोई भी क्वेरी रन करता हूँ और मुझे लगता है कि उस क्वेरी से जो इफेक्ट हुआ है टेबल में वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो वापस से रिवर्ट कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार कोई भी क्वेरी आपने अगर रन कर दी है तो परमानेंटली हमारा वो कमिट हो जाती है टेबल के अंदर। ठीक है, अब वो चेंज हमारा नहीं हो सकता अब दोबारा। तो अगर आप किसी भी क्वेरी को इस तरह से रन करना चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, पुरानी स्टेज में हमारा डेटाबेस की टेबल आ जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम होता है ट्रांजेक्शन। तो डेटाबेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है ट्रांजेक्शन। तो अगर आप एक ट्रांजेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज को रन करते हैं तो वो क्वेरीज ऑटो कमिट नहीं होती हैं, आप उन्हें मैन्युअली कमिट करेंगे। और अगर आप उन्हें कमिट ना करके रोल बैक करना चाहते हैं तो रोल बैक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं अपनी टेबल पर, वो एक एक्सपेरिमेंट है, नहीं पता कि वो हम एक्सेप्ट करेंगे आगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे और ट्रांजेक्शन के अंदर आप अपनी क्वेरीज को लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस काम को? यहाँ लिखेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करा हमने। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रांजेक्शन के अंदर आने के बाद अपनी कोई भी क्वेरी को रिवर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करने होंगे, बीच बीच में अपने सेव पॉइंट बनाने होंगे, मार्कर बनाने होंगे कि किस पॉइंट तक हमें रोल बैक करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेव पॉइंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेव पॉइंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट सेव पॉइंट, लेट अस सपोज S1 नाम से मैंने एक सेव पॉइंट बना लिया। क्यों एरर आ रही है? सेव पॉइंट बनाने के लिए क्रिएट का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट सेव पॉइंट लिख सकते हैं। तो एक बार चेक करिएगा ऑरिकल में क्रिएट के साथ बनेगा या डायरेक्ट बनेगा, है ना, चेक करिएगा। तो सेव पॉइंट कीवर्ड, डायरेक्ट सेव पॉइंट का नाम। तो S1 नाम से मैंने एक सेव पॉइंट बना दिया। अब मान लीजिए ये जो मेरी टेबल है, यहां से मैंने क्या करा, जो 501 वाला रिकॉर्ड था ये मैंने डिलीट कर दिया। 501 वाला रिकॉर्ड मैं डिलीट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिलीट फ्रॉम EMP where employee ID is equal to 50। तो 501 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया जिसकी सैलरी 80,000 थी। लेकिन ये जो चेंज हुआ है ये अभी कमिट नहीं हुआ है। कमिट का मतलब परमानेंट नहीं हुआ है। अगर मैं अभी सिस्टम शट डाउन कर दूं, एग्जिट कर दूं एडिटर के लिए, तो वापस से टेबल उसी पोजीशन पर आ जाएगी बस। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए और भी आगे अपनी क्वेरी चलाना चाहते हैं, तो आपने क्या करा, एक सेव पॉइंट और बना लिया S2 नाम से। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक सेव पॉइंट बनाने के बाद एक ही क्वेरी चला सकते हो, जितने चाहे उतनी चलाओ। मैंने बस एक डिलीट चलाई और उसके बाद एक सेव पॉइंट और बना लिया। क्या करा इस बार, मैंने इस बार सबकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ा दी। जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ा दो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अपडेट EMP सेट EMP सैलरी
इज इक्वल टू ईएमपी सैलरी प्लस 1000। वेयर नहीं लगाया, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स पर ये चेंजेस हमारे हो जाएंगे। सबकी सैलरी 1000 रुपये बढ़ गई। आएगा। अभी आपने क्या करा, अभी आपने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने एक सेव पॉइंट बनाया, उसके बाद अपनी अपनी क्वेरी चलाई, मान लो 2 क्वेरी चलाई आपने, फिर आपने एक सेव पॉइंट बनाया, फिर आपने अपनी कुछ क्वेरी चलाई। अब आपको ये लगा कि कुछ गलत हुआ है, आप अपने टेबल के ऑपरेशन को रोल बैक करना चाहते हैं, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किस सेव पॉइंट पे रोल बैक करना है। तो मैंने लिखा है यहां पर रोल बैक टू सेव पॉइंट, मान लीजिए लिख दिया मैंने S1, तो इसका मतलब है आपकी टेबल उस कंडीशन में आ जाएगी जो S1 सेव पॉइंट पर थी। तो S1 सेव पॉइंट जब मैंने लगाया, उससे पहले टेबल में क्या था वो आपका कर दिया जाएगा। और इसका मतलब यह है कि S1 सेव पॉइंट से पहले जो मेरी टेबल थी वो तो ये थी जिसमें 80,000 वाला रिकॉर्ड भी था और जिसमें सैलरी 1000 रुपये बढ़ी भी नहीं थी। तो क्या आप उसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो रोल बैक टू सेव पॉइंट S1 कर दो। आपको लगता है नहीं, जिसको मैंने डिलीट करा था वो तो सही है, लेकिन जो 1000 रुपये बढ़ाने वाला था वो गलत हो गया, वो नहीं बढ़ाने थे मुझे। तो अब मैं रोल बैक कहां तक करूंगा? सिर्फ रोल बैक टू सेव पॉइंट S2, क्योंकि S2 पर जब मैं रोल बैक करूंगा तो इससे पहले टेबल जिस कंडीशन में थी वहां पर अपनी आ जाए। तो सेव पॉइंट का काम होता है ये बताना कि आपको किस कंडीशन पर टेबल को रोल बैक करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ S1 कर दूंगा और एंटर कर दूं, उसके बाद अगर मैं टेबल चला कर देखूं तो मेरी टेबल में क्या क्या हुआ होगा? जो 1000 रुपये इंक्रीज हुए थे ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जो 501 वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ था वो खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा, यानी कि मेरी टेबल इस वाली कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि S1 सेव पॉइंट पर ये टेबल ये थी। नहीं, तो फिर आप क्या करें, हर क्वेरी के बाद एक एक सेव पॉइंट बनाए। एक सेव पॉइंट ब्लॉक ऑफ क्वेरी को रिप्रेजेंट करे। तो एक सेव पॉइंट के अंदर आपने अगर 3 क्वेरी चलाई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस सेव पॉइंट के अंदर किसी मिडिल क्वेरी तक ही आप जाकर रोल बैक कर पाए। ठीक है, हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर एक सेव पॉइंट के अंदर आपने 2 क्वेरी चलाई Q1 Q2, आप चाहते हैं कि Q1 तो आउटपुट में दिखे बट Q2 रोल बैक हो जाए, तो Q1 के बाद क्या कर दो, कमिट। कमिट का मतलब क्या होगा कि अब वो टेबल में परमानेंट हमारा हो गया। तो अगर आपने ट्रांजैक्शन के अंदर बीच में कहीं भी कमिट लिख दिया तो वो रोल बैक भी नहीं होगा। कमिट का मतलब परमानेंट हमारा हो गया। तो रोल बैक तभी तक हो पाएगा जब तक कमिट आप नहीं कर रहे हैं कुछ। दोबारा ट्रांजेक्शन बनेगी, दोबारा काम होगा। तो अभी मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी करूंगा तो देखो क्या होगा, वापस आ गए, 501 का रिकॉर्ड आ गया और जो 1,000 बढ़ाए थे वो चेंजेस हमारे खत्म हो गए। अब हम चाहते हैं ट्रांजैक्शन हमारी खत्म कर दी जाए। अब जो आगे हो वो फिर से ऑटो कमिट हमारा हो, तो पहले क्या कर दो, इसको कमिट कर दो। अब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकले कि क्या किसी क्वेरी से जो इफेक्ट हुआ है उसको वापस कर सकते हैं, तो उसका एक आंसर है यस। ट्रांजैक्शन के अंदर अपनी क्वेरी को जब हम रन कराते हैं तो सेव पॉइंट तक रोल बैक हो जाती है।
तो हमें ट्रांजेक्शन के अंदर सेव पॉइंट्स बनाने हैं, फिर जहां तक रोल बैक करना है वहां तक कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें ट्रांजेक्शन क्या होती है, तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। कागजों में जो लिखी हुई है ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन वही है, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं, जिससे समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्वेरी। बहुत सारी क्वेरी जो आपस में रिलेटेड हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक क्वेरी चलेगी अपडेट करने की, जो आपके वाले अकाउंट से माइनस करेगी। एक क्वेरी चलेगी दूसरे के अकाउंट में अपडेट करेगी, वहां पर वो क्या होगा, प्लस होगा। ये दो क्वेरी चल रही मिलकर, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जितना अमाउंट यहां से निकला है उतना अमाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि दोनों क्वेरी लॉजिकली कैसी है, रिलेटेड है। तो इन दोनों को या तो हम नहीं चलाएंगे या दोनों को चलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेरी चल गई फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी चली गई दूसरी चली नहीं पाई, तो जहां से पैसा निकलना था वहां से निकल गया और जहां जाना था वहां पहुंचा ही नहीं। क्यों, कनेक्टिविटी फेल हो गई। एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है। क्या चाहोगे, अब हम ये चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो पहली जो क्वायरी थी रोल बैक हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए फिर, इन दोनों क्वायरी को चलाने से पहले क्या स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपनी ट्रांजेक्शन। कि अगर आपकी एक क्वायरी चल गई और सिस्टम पावर फेलियर हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी चली गई, तो ट्रांजेक्शन के अंदर क्वायरी ऑटो कमिट नहीं होती है। जब तक खुद से कमिट नहीं करोगे वो कमिट हमारी नहीं होगी। और जैसे सिस्टम फेलियर होगा अपने आप क्या हो जाएगी, वो रोल बैक हो जाएगी। और मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली सेव पॉइंट बनाकर आप अपना रोल बैक भी कर सकते हो। तो इसीलिए शायद उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। और उसी के नाम पर यहाँ पर डेटाबेस में भी टॉपिक का नाम कर दिया गया है, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन की चार प्रॉपर्टी आपने कागजों पढ़ी होंगी। कौन सी चार प्रॉपर्टी होती हैं, हम नहीं पढ़ रहे उनको, हम लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोग कोई डेटाबेस एडमिन वाला काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चार प्रॉपर्टी जरूर आपको पता होनी चाहिए डेटाबेस के ट्रांजैक्शन की। क्या होती है, एटम, सुना है कभी इसका नाम, या अगर सबको मैं शॉर्ट में बोलूं, एसिड प्रॉपर्टीज, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटमोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन में जितनी क्वारी है या तो सारी सक्सेस होंगी या फिर कोई नहीं होगी। अगर कोई भी पार्शियली एग्जीक्यूटेड क्वारी है तो उसको रोल बैक कर दो। एक का मतलब यही होता है एटमोसिटी। एक ट्रांजैक्शन में जितनी क्वारीज हैं सबको सक्सेस होना है तभी सारी चलेंगी, वरना अगर कोई क्वारी ऐसी जो रह गई चलने से तो जितनी चल गई थी उनको वापस कर दो। सी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, विराट कोहली में कंसिस्टेंसी है, ऋषभ पंत में नहीं है अभी, ऐसे कहते हैं। एक जैसा, हर मैच में एक जैसा खेल रहा है, कंसिस्टेंसी है बंदे के अंदर, है ना, एक जैसा खेलता है, अच्छा खेल रहा है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, सेंस आता है एक जैसा। ठीक है, तो सी का मतलब कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि टेबल की जो स्टेट है बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से बताऊं, अकाउंट नंबर और ये बैलेंस, ठीक है। अकाउंट नंबर 101 में बैलेंस पड़ा है 500 रुपए, अकाउंट नंबर 102 में बैलेंस पड़ा है 600 रुपए। एक एग्जांपल कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा यही होती है कंसिस्टेंसी, सब समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। बिफोर ट्रांजैक्शन बैलेंस कॉलम का सम कितना है, 1100। अब मैंने कहा ट्रांजैक्शन करो, अकाउंट नंबर 101 से 100 रुपए ट्रांसफर कर दो अकाउंट नंबर 102 में। तो जब ट्रांजैक्शन हुई तो यहाँ पर 600 और यहाँ पर कितने आए, 500। अब इस कॉलम का सम कितना आया, 1100। तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया मैंने ये नहीं बोला कि यही होती है कंसिस्टेंसी, समझाने के लिए कि एक जैसा मतलब क्या है उसका। ठीक है,
तो हम सम को अगर चेक करें बैलेंस कॉलम के बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन तो वो सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ट्रांजैक्शन में कंसिस्टेंसी है। आइसोलेशन का मतलब क्या है? आइसोलेशन का मतलब है कि जिस ट्रांजैक्शन को किया जा रहा है उसमें ये अकाउंट नंबर और ये अकाउंट नंबर यूज हो रहे हैं सेम टाइम पर। अगर एक और ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो हो सकती है, लेकिन उसमें इन दोनों अकाउंट का यूज नहीं हो सकता। अगर उसी टाइम पर कोई और भी 101 में अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है तो वो नहीं हो सकता। एक ट्रांजैक्शन में जो हमारे अकाउंट यूज हो रहे हैं, अगर मैं अकाउंट का एग्जांपल ले रहा हूं तो उसी समय अगर कोई और ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो हो सकती है, लेकिन वो इन अकाउंट पर नहीं हो सकती, रुकना होगा। आई फॉर आइसोलेशन, पृथक, अलग अलग। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते, और ये होनी भी चाहिए, सोचो मान लो आपके अकाउंट में 500 रुपए पड़े हैं, आपने अपने दोस्त को अपना एटीएम कार्ड दे दिया और पिन नंबर बता दिया, और आप मोबाइल लेके चले गए एटीएम में और क्या बोल रहे हो कि इधर मैं पेटीएम से निकालूंगा 500 रुपए, उधर तुम निकालना एटीएम से 500 रुपए। तो 500 रुपए खाते में है, दोनों निकाल लेंगे। निकालो, कैसे निकालोगे? नहीं निकालोगे, क्योंकि दो ट्रांजेक्शन होंगी और दोनों ट्रांजेक्शन एक अकाउंट पर हो रही हैं। और रूल क्या है, ट्रांजेक्शन जब होती है तो एसेट प्रॉपर्टी में आई आ गया आइसोलेशन। इंटरनली बैंकिंग सॉफ्टवेयर जब बनाया गया होगा तो उसमें आइसोलेशन के लिए कोड लिखा गया होगा, होता नहीं है अपने आप, ये इनका कोड लिखना पड़ता है। अगर एक क्वेरी एक अकाउंट को अपडेट कर रही है तो उसी समय कोई और क्वेरी किसी और अकाउंट पे काम कर सकती है, सेम पर काम नहीं कर सकती। तो आइसोलेशन को लाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? लॉकिंग का। याद करो मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाई थी मैंने, उसमें लॉकिंग लगाते हैं, लॉक का यूज करके इस काम को किया जाता है। बहरहाल डी का मतलब क्या है? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक बार अगर कमिट हो गई तो वापस रोलबैक नहीं होनी चाहिए कि अभी तो अकाउंट में दिख रहे हैं पैसे आ गए और कल चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कमिट हो गया तो परमानेंट होगा, अब वापस रोलबैक नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबल, परमानेंट। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का सेंस आता है यहाँ पर परमानेंट के लिए। ड्यूरेबल, कभी आपने वो सेल देखे हैं घड़ी में पढ़ते हैं जो, उसमें एक कंपनी का नाम है ड्यूरा सेल। ड्यूरा, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलने वाला, सेंस आ रहा है। तो ड्यूरेबल शब्द का मतलब होता है जो लंबा चले, परमानेंट हो जाएगा, चलता ही रहे, रुके ही ना कभी, वहां पर सेंस आता है ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा एसेट प्रॉपर्टीज होती हैं किसी ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमें इतना ही करना था, ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो काइंड ऑफ एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है। बाद में एसक्यूएल का एक्सटेंशन भी दिया गया, एसक्यूएल में कुछ कमियां रह गई और बाद में फिर एसक्यूएल का एक्सटेंशन दिया गया। उस एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएलएसक्यूएल। तो एसक्यूएल का एक्सटेंशन है पीएलएसक्यूएल। सबसे पहले ये आईबीएम ने अपने डेटाबेस में स्टार्ट किया था, उसके बाद ऑरेकल के अंदर आया, और आज लगभग हर आरडीबीएमएस में पीएलएसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है। तो पीएलएसक्यूएल में क्या और चीजें आप सीख लेते हो? पीएलएसक्यूएल में आप सीख लेते हैं प्रोसीजर बनाना, फंक्शन बनाना, वेरिएबल का बनाना, है ना, लूप का चलना, कंडीशन लगाना, एक्सेप्शन हैंडलिंग को इंप्लीमेंट करना। तो ये काइंड ऑफ एक पूरी तरह से आपको फील आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई पूरी तरह से। इसमें लूप भी चल रहा है, इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी जा रहा है, वेरिएबल भी बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो सब नहीं पढ़ना। हमारा जो कोर्स था, हमारा कोर्स था एसक्यूएल, जो कि हमारा पूरा हो चुका है। फिर भी एक इंट्रोडक्शन में आपको पीएलएसक्यूएल का दे देता हूं। प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको क्विकली सिखा देता हूं। लूप चलाना मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं मान के चल रहा हूं आपने पाइथन पढ़ी हुई है, लूप चलाना आपको आता ही होगा। इफ एल्स कंडीशन ऑलरेडी आपको आती है, आप अपने लेवल पर कहीं से पढ़ लोगे तो 1 से 2 घंटे में सीख जाओगे लूप चलाना, इफ एल्स चलाना पीएलएसक्यूएल के अंदर। जो अपने आप से नहीं कर पाओगे वो मैं पढ़ा देता हूँ। क्या है वो? हमारा प्रोसीजर, फंक्शन का बनना।
क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि डेटाबेस के अंदर अगर मुझे कोई लॉजिक ऐसा लिखना है जो मुझे रीयूज करना हो तो कैसे लिखेंगे। तो पाइथन के अंदर कोई भी कोड जो बार बार रीयूज करना हो तो उसके लिए क्या बनाते हैं, फंक्शन। तो आप भी तो एसक्यूएल के अंदर ढेरों फंक्शन पढ़ा रहे हो, कौन कौन से आपने पढ़ाए, स्ट्रिंग के फंक्शन लोअर अपर, फिर डेट वाले फंक्शन पढ़ाए, फिर एग्रीगेट फंक्शन मिन मैक्स, ये सब नहीं पढ़ाए आपने। तो क्या हम अपने फंक्शन बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन? आंसर इज यस। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं कि कैसे हम अपने माई एसक्यूएल के अंदर अगर अपने फंक्शन बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। तो जब आप माई एसक्यूएल के अंदर अपने फंक्शन बनाते हैं तो इनको स्टोर्ड या यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। स्टोर्ड या यूजर डिफाइंड फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप माई एसक्यूएल के अंदर फंक्शन बनाना चाहते हैं तो जैसे आज तक क्रिएट कमांड का यूज करके टेबल बनाते थे, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट व्यू, उसी तरह से क्रिएट फंक्शन। तो क्रिएट फंक्शन का यूज, क्रिएट फंक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हुए आप अपने फंक्शन को बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाया जाएगा उस सिंटैक्स को देखते हैं। ठीक है, लेकिन इस सिंटैक्स से पहले मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया जो मुझे सिखाना था, वो सिखा देता हूं। अगर मैं किसी भी क्वेरी को रन करता हूं तो आप देखें क्वेरी को टर्मिनेट करते हैं। अगर मैं ना करूं तो जब तक आप टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक क्वेरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, तो मुझे करना होता है। तो ये जो आप टर्मिनेट करते हैं इसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में इसको डेलीमीटर कहा जाता है। डेलीमीटर। तो आपसे इंटरव्यू के अंदर कोई पूछ ले कि माइस्क्वेल का डिफॉल्ट डेलीमीटर क्या है, तो वैसे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन नॉलेज नहीं है तो इसका आंसर हम दे नहीं पाएंगे। अगर वो ऐसे पूछ लेता कि माइस्क्वेल में डिफॉल्ट टर्मिनेशन किस सिंबल से होता है तो आप बता दोगे सेमीकोलन से होता है। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो टेक्निकल वर्ड पूछ सकता है कि बताओ डिफॉल्ट डेलीमीटर माइस्क्वेल में क्या होता है, तो आपको क्या बताना, यही बताना है। ठीक है, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? आंसर इज यस, हम इसको बदल सकते हैं। देखो, डेलीमीटर, बताओ आप क्या डेलीमीटर यूज करना चाहते हैं। जो आप लिख दोगे वो आगे अब यूज होगा, आगे अब वो यूज होगा। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूं डेलीमीटर हैश बना दो, जो आपका मन करे वो बना लो, एंटर। अब आगे जितने भी क्वेरी आप कंप्लीट करेंगे डेलीमीटर क्या लगाएंगे, हैश, ना कि सेमीकोलन। देखे, हमने कहा देखे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, अभी क्या होगा, कंप्लीट नहीं हुई है, क्या लगाऊं यहां पर अब मैं, हैश। सर एक बार में लिख सकते, हमने कहा एक बार में लिखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी हैश। सर सेमीकोलन लगा कर दिखाना, यही तो आ रहा है मन में, ये लो, देखते हैं क्या हो। कंप्लीट कहाँ हुई, कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब क्या आ जाएगा, हैश। सेमीकोलन से वो कंप्लीट नहीं हो रही है। हाँ जी बताइए, वर्षा, क्या पूछना। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। सात्विक गौर, बताइए क्या पूछना है। सर आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। सर सेमीकोलन को अभी भी मतलब
EMP सेमीकोलन एक अलग टेबल का नेम नहीं बन गया होगा? ये रन कैसे हो रहा है? सेमीकोलन को ये एज अ कैरेक्टर ट्रीट नहीं कर रहा? नहीं, किसी भी टेबल के नाम में ये डेलीमीटर्स नहीं आ सकते। तो अगर आप अपनी टेबल बनाएंगे भी तो उसमें डेलीमीटर को आप यूज नहीं कर पाएंगे, उस समय एरर आ जाएगी। ठीक है सर। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, एक बार मुझे कंफर्म करिए ऑनलाइन जो भी है, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? एक बार चैट में यस नो करके बता दीजिए। वर्षा आप दोबारा ज्वाइन करिए, बाकी लोगों को प्रॉपर स्क्रीन विजिबल हो रही है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखिए। ठीक, जी रिफाकत बताएं। सर मैं कह रहा था ये जो चेंज है मॉडिफाई है और ये ऑल्टर के साथ यूज होते हैं जैसे, तो आपके पास ऑलरेडी कहीं पे है या आप अभी बता दें नोट्स में बना के कि ऑल्टर के साथ ये चेंज लगता है उसके साथ ये मॉडिफाई लगता है और ब्रैकेट मैंने में आपको वो नोट्स दे तो रखे हैं ऑलरेडी, जो नोट्स जिनसे मैं पढ़ाता हूँ वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। ये वाले इसमें सारा लिखा हुआ है कि किसमें क्या यूज होता है। देखो प्रॉपर सब लिखा हुआ है कि अल्टर के साथ कब हमारा ऐड होता है, अल्टर के साथ कब मॉडिफाई यूज होगा, अल्टर के साथ कब ड्रॉप यूज होगा, अल्टर के साथ कब, सारा मैंने प्रॉपर लिख दिया है। ये साइज मैंने आपको शेयर कर दिया है, आज मैं दोबारा कर दूंगा, कोई इशू। एसक्यूएल के नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, है ना। अगर आपको नहीं मिले हैं तो मैं दोबारा कर दूँ। फिलहाल अपने वाले पर आइए वापस। देखो ऐसा बहुत कम होगा कि हर एक क्वेरी पर आपको रोल बैक की जरूरत पड़ेगी। जनरली आप ग्रुप ऑफ क्वेरीज को लेकर सोच रहे होते हैं किसी भी लॉजिक के लिए, तो उन ग्रुप ऑफ क्वेरीज से पहले आप अपना सेव पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो हर क्वेरी के बाद ही रोल बैक शायद करूंगा, तो फिर तो हर क्वेरी के बाद सेव पॉइंट बनाते चलिए, फिर तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। वापस आते हैं, तो अब डेलीमीटर को मैंने यहाँ पर हैश कर दिया। अब वापस से डेलीमीटर अगर बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं। अब वापस से मैंने इसको सेमीकोलन बना दिया। अब वापस से क्वेरी इस पर चलेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अब तक सबको सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं हमारे लिए, तो इसको सीखने के बाद कहाँ फायदा मिलेगा? तो फायदा होगा जब हम ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं तो वहां पर भी हम उन स्टेटमेंट्स को जो ब्लॉक के अंदर लिखेंगे सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, तो वहां पर हम चाहते हैं वो ना माना जाए टर्मिनेशन। तो स्पेशली प्रोसीजर और फंक्शन जब पढ़ते हैं तो डेलीमीटर को हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं करूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। चीजें थोड़ी सी लेंथी हैं लेकिन आसान है। तो अब मैंने क्या करा, फंक्शन अपना बनाना है। तो फंक्शन बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डेलीमीटर आपको अपना चेंज करना होगा। क्यों का आंसर शायद जब मैं लिखूंगा फंक्शन तो ज्यादा अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो डेलीमीटर में मैंने हैश कर दिया, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए, सिर्फ इसी के लिए। अगर आप इसको एग्जिट कर देते हैं अगली बार आएंगे तो डिफॉल्ट हमारा ही चलेगा। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर बदल दिया। अब फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट फंक्शन। फंक्शन का नाम बताइए। हमने कहा सबसे पहला फंक्शन पाइथन में क्या बनाया था, 2 नंबर को जोड़ने का। भाई बना दो, 2 नंबर को सम करने का फंक्शन बना दो। भले ही कोई काम का नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, लेकिन सिंटैक्स सिखा के जाएगा कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो क्रिएट फंक्शन ऐड। अब ऐड फंक्शन में यहाँ पर आप 2 पैरामीटर लिखेंगे ताकि कॉल करते समय उन दोनों पैरामीटर को आर्गुमेंट दिया जाए और उन दोनों को ऐड कर ले।
तो जैसे हम पाइथन के अंदर फंक्शन बनाते समय अपने पैरामीटर्स देते हैं, सेम यहाँ पर देंगे। मान लो एक दे दिया मैंने ए नाम से और एक दे दिया मैंने बी नाम से। चेंज क्या है सर? ये माई एसक्यूएल है, पाइथन नहीं है। पाइथन में डेटा टाइप हमें बताने नहीं होते हैं, बट माई एसक्यूएल में तो हर वेरिएबल का डेटा टाइप, हर कॉलम का डेटा टाइप मुझे बताना होगा। तो यहाँ पर जो ए और बी हम लिख रहे हैं, ये हमारे कॉलम के नाम नहीं है, ये हमारे क्या है? दो पैरामीटर है, दो वेरिएबल है। इनका डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? वेरिएबल का नाम, उसके बाद डेटा टाइप। अब आप बोलोगे सर सी में तो हम ऐसे बताते थे, पहले डेटा टाइप उसके बाद वेरिएबल। तो ये सी थोड़ी है, ये माई एसक्यूएल है। तो माई एसक्यूएल के अंदर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप वेरिएबल के नेम के बाद बताया जाता है, वेरिएबल के नेम से पहले नहीं बताते। तो जो भी पढ़ते हैं उसका सिंटैक्स हमें यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए और इसका बता दिया डेटा टाइप है इंटीजर। बी का डेटा टाइप है हमारा इंटीजर। अब बताओ ये ऐड फंक्शन क्या करेगा? हमने कहा इन दोनों में जो वैल्यू आएगी उनको सम करके वापस करेगा। तो अब अपने ब्रेन में आपको पहले सोचना होगा कि इन दोनों का जो सम होगा वो किस टाइप की वैल्यू होगी? इंटीजर ही होगी। तो आपको बताना पड़ता है रिटर्न, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर। तो लिखना पड़ता है इस तरह से रिटर्न, उसके बाद वो डेटा टाइप जो हमारा ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसका डेटा टाइप। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम ये बताएंगे कि ये जो फंक्शन है जब अपने अंदर कोई कोड लिखेगा, अभी मैंने नहीं बताया है कि फंक्शन अपने अंदर कोड कैसे लिखेगा। अगर हम पाइथन पढ़ रहे होते तो इंडेंटेड ब्लॉक में चले जाते और अपने अंदर जो भी लिखना है फंक्शन अंदर लिख सकते थे। अगर अभी हम सी और जावा पढ़ रहे होते तो करली ब्रेसेस से हम अंदर ब्लॉक में चले जाते। अभी ब्लॉक में नहीं गए, अभी हम फंक्शन का जो हेडर वाला पार्ट है वहां पर ही रखे हुए हैं। तो फंक्शन का जो हेडर वाला पार्ट है वहां पर हमें एक बात ये बतानी पड़ती है कि फंक्शन के अंदर आप अभी जो भी लिखने वाले हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, क्या वो डेटाबेस के टेबल को एक्सेस कर पाएंगे? कर पाएंगे तो क्या उनको मॉडिफाई कर पाएंगे या सिर्फ उनका डेटा फैच कर सकते हैं? हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि टेबल ईएमपी है, उसमें 2 एम्प्लॉय की सैलरी फैच करके उनका सम निकाल कर दिखाओ। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं अपने 2 नंबर ना देकर मैं बोलूंगा आपसे इस फंक्शन से कि फंक्शन 2 एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी का सम दिखाओ, और जो 2 एम्प्लॉय हैं उनकी आईडी ये रही, इनकी सैलरी फैच करना पहले टेबल के अंदर से, फिर उनका सम करके बता देना। तो इसका मतलब इस बार फंक्शन के अंदर जो कोड लिखेंगे वो अपने अंदर से टेबल के पास जाएगा और वहां से डेटा लेकर आएगा। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है कि क्या फंक्शन टेबल को यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो किस तरह से? जैसे आपने कहा कि 2 एम्प्लॉय की सैलरी टेबल से निकालेंगे, बदलोगे तो नहीं, सिर्फ रीड ही करना है आपके लिए, सेलेक्ट ही तो करना है। आपने कहा नहीं, मैं तो उन दोनों की सैलरी का सम करके किसी तीसरे एम्प्लॉय में सेट करके आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टेबल पर जाना भी चाहते हो, टेबल से डेटा फैच भी करना चाहते हो और मॉडिफाई भी करना चाहते हो। तो अब यहां पर हमारे पास 3 तरह की जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली है डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक का मतलब है कि फंक्शन कुछ भी कर सकता है। फंक्शन टेबल का यूज करके टेबल को ऐड, टेबल में डिलीट करे, अपडेट करे, टेबल से डेटा फैच करे, जो चाहे वो कर सकता है। नो एसक्यूएल मतलब ये जो फंक्शन है आप सीखने के लिए बना रहे हो, इस फंक्शन के अंदर आप टेबल को एक्सेस करने का कोड नहीं लिख सकते। ये फंक्शन अपने अंदर से किसी भी टेबल को यूज नहीं कर सकता। तो शायद हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं तो किसी टेबल पे काम करने के लिए बना रहा हूँ, सब 2 नंबर को खुद से सम करने थोड़ी बनाऊंगा। उसके लिए तो फिर पाइथन सी का यूज करूंगा, उसके लिए थोड़ी माइस्क्वेल पढ़ूंगा मैं इस तरह की कोडिंग करने के लिए। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं तो फंक्शन का ये वाला पार्ट आप इंप्लीमेंट करेंगे, नो सीक्वल। तीसरा है रीड, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो अपने अंदर से टेबल से डेटा रीड कर सकता है, लेकिन टेबल पर डीएमएल नहीं कर सकता। डीएमएल का मतलब क्या होता है? हर वो क्वेरी जो टेबल को अपडेट करती है। अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये तीनों नहीं हो सकते।
तो इस को अगर मैं लिखकर चलता हूं तो ये सिर्फ हमारा फ्लैट क्वेरी अलाउड करेगा फंक्शन के अंदर, इंसर्ट डिलीट अपडेट क्वेरी अलाउड नहीं होगा। तो सेफ साइड ये लिख दो। इसको लिखने से क्या होगा, फंक्शन कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन, टेबल के पास जाए, टेबल से लेकर आए, टेबल को बदले, क्योंकि जनरली हमें ज्यादा बार यही चाहिए होता है। फिर भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये लगा देता हूं डिटर्मिनिस्टिक। तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद अब फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। फंक्शन की बॉडी कैसे स्टार्ट होगी, जरूरी नहीं है सेम लाइन पे लिखना है या नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, क्योंकि एक क्वेरी आप मल्टीपल लाइन पर लिख सकते हैं, आपको बता दिया गया है। तो मैं एंटर कर रहा हूं ताकि आगे का पार्ट अगली लाइन पर लिखा जाए। अब क्या चाहते हो, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बने। तो फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम है बिगिन। कीवर्ड, तो बिगिन कीवर्ड से क्या होगा, फंक्शन की क्या बनेगी, हमारी बॉडी बनेगी। अगर हम सी पढ़ रहे होते तो फंक्शन की बॉडी ऐसे बना रहे होते, और अगर हम पाइथन पढ़ रहे होते तो इंडेंटेड ब्लॉक बना रहे होते। बट ये MySQL है, तो MySQL के सिंटैक्स को हमें यूज करना होगा। मैं लगा दे यहाँ पर बिगिन। तो फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। अब बताओ जो लिखना है लिखो, लॉजिक यहाँ पर जितनी लाइन का लॉजिक लिखना है लिखो। तो क्या लिखोगे, हमने कहा हमें सिर्फ ये करना है, इन दोनों का सम कर देना है, a प्लस बी, और जो रिजल्ट आए उसको क्या कर देना है, वापस करना है। तो क्या जरूरी है कि फंक्शन अगर बनाएंगे तो रिटर्न लगाएंगे आंसर इज यस, जरूरी है। फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर जनरेट करेगा। तो क्या करो, a प्लस बी का जो भी रिजल्ट आया उसको क्या कर दो, रिटर्न। अब ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होगा, सेमीकोलन। फंक्शन को हम टर्मिनेट करेंगे इस डेलीमीटर से जो मैंने बदला है। फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है उनका टर्मिनेशन जो डिफॉल्ट डेलीमीटर है उसके साथ ही करेंगे। तो यह लगा दिया सेमीकोलन। उसके बाद क्या करोगे, अब फंक्शन रिटर्न कर चुका है तो इसके बाद अब कोई और स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, सीधा क्या होगा, फंक्शन एंड होगा। तो फंक्शन की बॉडी क्या कर दो, एंड कर। अब फंक्शन एंड हो गया, उसके बाद फंक्शन को टर्मिनेट कर दो। अब फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा डेलीमीटर यूज करेंगे, जो आपने बदला हुआ है, यानी कि ये एक फंक्शन बनकर आपका तैयार हो गया। जब ये चलेगा, कब चलेगा, कोई फंक्शन कब चलता है, जब कॉल करते हैं। तो यहां भी यही रूल है कि ये फंक्शन तब चलेगा जब कॉल करेंगे। अभी मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया, इसलिए इसका नाम स्टोर्ड फंक्शन भी होता है। मैं इसको में जाके परमानेंट स्टोर हो जाएगा एंटर करते ही। आज कॉल करो, कल करो, परसों करो, 10 दिन बाद करो, ये मिलेगा, परमानेंट है। तो अभी एंटर करना बाकी है, देखो कहाँ गलती हुई। कहीं पैरेंथेसिस कम ज्यादा, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर, फंक्शन के पैरामीटर का टाइप, रिटर्न RETURNS, डेटा टाइप डिटर्मिनिस्टिक, बिगिन है तो सारा सही, हाँ गलत है देखो जरा। क्या कह रहे हो,
आप कह रहे हैं यहाँ पर, चलो देख लेते हैं दोबारा देख लेते हैं। क्रिएट फंक्शन है, तो पहला तो आपने बताया कि सर यहाँ रिटर्न होगा, एस हो सकता है गलती से आ गया हो, ये भी देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। बिगिन रिटर्न ए प्लस बी, एंड कर दिया, डेलीमीटर बदल ही दिया है मैंने, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ा। नहीं एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, लोअर केस अपर केस दोनों में चलते हैं, वो फर्क नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक पर ब्रैकेट में, उसके बाद बिगिन रिटर्न एंड और फंक्शन को एंड कर दिया। दोनों जो आपने बताए दोनों करके देख लिए, दोनों में नहीं। ना तो सही है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सिंटैक्स देखो कहाँ गलत हो रहा है। सिंटैक्स क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरामीटर कहाँ पे, पी से पहले स्पेस, नहीं कॉमा ही आएगा, स्पेस क्यों आएगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम और करके देख लेते हैं। क्या सीखा इससे, नहीं एक डी लगा दिया ये नहीं सीखा, इससे हमने ये सीखा कि ऐड नाम से माइस्क्वेल के अंदर कोई एक रिजर्व कीवर्ड, क्योंकि हम कभी भी अपने फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम वो नहीं बना सकते जो एक रिजर्व कीवर्ड का नाम है ना। तो ज्यादा बार जब दो नंबर को सम करने का फंक्शन बनाओगे तो हमारे दिमाग में ऐड ही तो आएगा। अब उस नाम से पहले ही यहाँ पर कुछ होता होगा माइस्क्वेल के अंदर, इसलिए एरर दे रहा है, बाकी सब सही। ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन फिलहाल बनकर हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब फंक्शन को कॉल कराएंगे तो अपना डेलीमीटर फिर बदलेंगे। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हम, ठीक है। अब थोड़ा सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्यों बदला फिर ये। फिलहाल मैं अपना काम आगे करता हूं। अब बात आती है सर इसको कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट, देखो ये लिखो, ठीक है, सेलेक्ट और उसके बाद फंक्शन का नेम जो भी आपने कॉल करना है, और कॉल करते समय यहां पर क्या पास करेंगे, दो वैल्यू, 2 और 3 का सम चाहिए। फिर करो सर 21 और 32 37 जो भी है उनका सम चाहिए। तो अगर आपको अब दो नंबर सम करने होंगे तो आपने माइस्क्वेल के अंदर अपना एक फंक्शन बना लिया है जो आपके बताए गए दो नंबर का सम करेगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में हमारा जो हेडर है वो एक्सप्रेशन ही बन गया है, जो कि अक्सर हमने देखा है। तो हम अलाइसिंग कर सकते हैं एज, मान लीजिए मैंने कर दिया सम, चलो अब एक और फंक्शन बनाते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल कोड की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए इस बार आपसे कहा जाए फंक्शन बनाइए, तो वापस से डेलीमीटर बदलिए,
फंक्शन बनाया और इस बार जो फंक्शन है वो क्या करेगा, मान लो इसका नाम add2 कर दिया, बिगिन। अब सर हम चाहते हैं पहले ए और बी का रिजल्ट एक सी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, फिर सी को रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं। अभी तक हम लोग पैरामीटर बना रहे थे, हम लोग लोकल वेरिएबल भी फंक्शन के अंदर बना सकते हैं। और ऐसा बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिक्लेयर। डिक्लेयर स्टेटमेंट से हम लोकल वेरिएबल को MySQL के फंक्शन के अंदर बनाते हैं। डिक्लेयर सी, सी किस टाइप का होगा, इंट टाइप। तो एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें मैंने क्या कर दिया, सी को डिक्लेयर कर दिया इंट टाइप का। अब सर इस सी के अंदर क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम आना चाहिए, ठीक है। या चलो ये तो हम कर ही लेंगे, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और कुछ मीनिंगफुली बनाते हैं, क्योंकि ये तो हो ही गया, ये हमें अपने आगे बढ़ना भी है। हम चाहते हैं सैलरी गेट करने का फंक्शन बनाइए, गेट सैल। किसकी सैलरी गेट करेंगे, जिसकी आईडी आप हमें देंगे। आप हमें एम्प्लॉय की आईडी देंगे, उस एम्प्लॉय आईडी की जो सैलरी है टेबल में, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको आईडी दूंगा, फंक्शन कॉल करते समय मेरा फंक्शन उस आईडी पर जो सैलरी है वो वापस करेगा, ठीक है। तो टेबल तक पहुंचने वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जो फंक्शन मैंने बनाया है इसमें टेबल तक पहुंचने की कोई बात नहीं हो रही है। तो कुछ नया भी कर लेते हैं और वेरिएबल भी ले आएंगे इसमें। तो इसमें लोकल वेरिएबल बनाना भी सिखा देंगे और टेबल तक पहुंचने वाला काम भी हो जाएगा, तो एक काम कम हो जाएगा हमारा। तो क्रिएट फंक्शन गेट सेल रिटर्न्स इंट डिटरमिनिस्टिक बिगिन। अब यहां पर मैंने कर दिया डिक्लेयर, मान लीजिए सैलरी, एक वेरिएबल बना दिया लोकल वेरिएबल, इसका नाम आपकी पसंद का जो आप चाहे वो रख सकते हैं। किस टाइप का होगा ये, इंटीजर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलेक्ट, ध्यान से देखना है, एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, क्या लिख दूं, EID, ठीक है। तो जहां पर एम्प्लॉय आईडी जो इस EID वेरिएबल में आया है, इस फंक्शन के पैरामीटर में आया है, वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है। लेकिन सर एक चीज बताओ, इस कमांड से हमारी जो भी सैलरी हमारी सेलेक्ट होकर आई है ना, वो कहाँ दिखेगी। हम चाहते थे कि जो सैलरी सेलेक्ट होकर आई है इस वाली आईडी पर वो इसमें कॉपी हो जाए, ये तो चाहेंगे। तो क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट EMP सैलरी इनटू लोकल वेरिएबल सैलरी फ्रॉम EMP। अब थोड़ा सा चेक करेंगे कि इनटू हमारा फ्रॉम से पहले आएगा या इनटू फ्रॉम के बाद आएगा, ये एक बार चेक करेंगे। उसके बाद एंड, और इसे बंद कर दिया, रिटर्न रह गया, नो रिटर्न फाउंड। 1 2 3 4 रिटर्न सेल 5, फिर अपना एंड करेंगे, ठीक है। तो आपका फंक्शन बन गया। इस फंक्शन में आपने कॉल करने वाले से एम्प्लॉय आईडी मांगी और एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी आपने सेलेक्ट करी और सैलरी सेलेक्ट करके किस वेरिएबल में स्टोर कर दी, हमने इस लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी और फिर उस लोकल वेरिएबल को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर रिटर्न कर, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट, क्या नाम है फंक्शन का हमारा, गेट सेल, एम्प्लॉय आईडी बताओ 105, पैरामीटर बदल लो
सेलेक्ट गेट सेल 105 105 की सैलरी 40,000 है सर। 106 की बताना 34,000 है। ये तो सर बहुत आसान से लगने लगा। तो फंक्शन का काम ही यही है। इसका मतलब है कि 205 एम्प्लॉय आईडी वहां पर है ही नहीं। तो अगर वहां पर जो सेलेक्ट क्वेरी में आपने सैलरी वेरिएबल में डेटा स्टोर किया है, अगर वो वेयर क्लॉज में रिकॉर्ड ही नहीं मिला तो रिटर्न क्या हो जाएगा? नल। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी 205 टेबल में है ही नहीं आपको। जब है ही नहीं तो सेलेक्ट कमांड से कुछ सेलेक्ट होकर आया ही नहीं होगा। तो रिटर्न जब सैलरी हुई होगी तो सैलरी की डिफॉल्ट वैल्यू जो नल है वो हमारे यहाँ से वापस आ गई है। दो फंक्शन मैंने बनाकर दिखाई। पहला फंक्शन है जिसमें सिर्फ फंक्शन बनाया गया है और सिंपली दो नंबर को कॉल करते समय दिया गया और रिजल्ट वापस कर दिया। दूसरा फंक्शन में हमने ज्यादा चीजें सीखी। क्या क्या चीज ज्यादा सीखी? सबसे पहले लोकल वेरिएबल कैसे बनाते हैं फंक्शन अंदर, वो सीखा। फंक्शन के अंदर टेबल तक कैसे पहुंचा जाएगा वो सीखा। और टेबल से जो डेटा लाए हैं उसको लोकल वेरिएबल में इनटू लगाकर स्टोर करना सीखा। तीन चीजें यहाँ पर हमने सीखी हैं। अब फंक्शन के साथ ड्रॉबैक क्या है? फंक्शन के साथ ड्रॉबैक क्या है उसको समझिए। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन और बनाया। क्रिएट फंक्शन गेट नेम। हम इस बार फंक्शन बना रहे हैं जो आपसे सैलरी मांगेगा और उस सैलरी या उससे ज्यादा सैलरी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब के नाम वापस करेगा। ठीक है, तो इस बार वापस क्या होगा? एम्प्लॉय के नेम। तो एम्प्लॉय के नेम्स किस टाइप के होंगे? हमारे वैरकैर टाइप के होने चाहिए। ठीक है, फिर आपने एक लोकल वेरिएबल बनाया, मान लीजिए नेम्स। सेलेक्ट EMP name into names from EMP where एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो अभी आपने सैलरी बताई। ठीक है, रिटर्न नेम। हाँ तो वही सब सीखना, ये तो सीखना है जो होगा सामने होगा हमारे। फंक्शन तो फर्स्ट क्लास बन गया। अब इस फंक्शन में कॉल कर दो डेलीमीटर बदल के। लिखिए देंगे सेलेक्ट गेट नेम्स। मान लो मैं यहाँ कर दूं 80,000। तो अपने टेबल में जाकर देखो कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 80,000 या 80,000 से ज्यादा है। एक ही है और उसका क्या नाम है? पन। ठीक है, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। मैंने कर दिया 50,000। तो कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ज्यादा है? उन सबके नेम आ जाएंगे क्योंकि मेरी जो क्वेरी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सैलरी अकॉर्डिंग डेटा ला रही है। तो वो सारे एम्प्लॉय जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी सबके नाम आ जाएंगे। तो 50,000 से ज्यादा 1 2 3, ये 3 रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 चलेगी हमारी।
error. Result consisted of more than फंक्शन का ड्रॉबैक. फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है. अगर आप फंक्शन से टेबल के पास जाकर वहां से रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं, अगर वो एक ही हुआ तब तो रिटर्न हो जाएगा, अगर वो एक से ज्यादा हुआ तो फंक्शन फेल. तो सर ये तो बेकार है, हमारे काम का ही नहीं है. तो इसका मतलब तो ये हो गया, फंक्शन हमारा जो भी लॉजिक लगाएगा उस लॉजिक से टेबल के अंदर जो एक ही रो होगी, एक ही वैल्यू होगी, वही ला सकता. हमने कहा एक ही वैल्यू लेकर आ सकता है. तो फंक्शन मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और करेगा ही करेगा. आप कहो नहीं कराना चाहते तो ये भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अभी एरर देखी थी हमने, एक गलती हो गई थी कि हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो एरर क्या लिख कर आ रही थी. देखो, जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगाना भूल गया था, यहां लिखा रहा था नो रिटर्न फाउंड. तो रिटर्न आपको लगाना पड़ेगा, तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा. अब अगला रूल हम क्या देख रहे हैं कि वो एक ही कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न वो नहीं कर सकता. तो सर ऐसे तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे लिए. मान लो अगर मुझे यही काम करना हो तो वो सारे रिकॉर्ड फैच करने हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड लेकर आओ, तो ये तो कभी फंक्शन से आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमेशा इन सब में एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी. यहां पर कॉन्सेप्ट आता है प्रोसीजर का. तो एक और कॉन्सेप्ट होता है MySQL के अंदर जिसका नाम है प्रोसीजर. तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर बनाएंगे. सेम अप्रोच है लेकिन इससे थोड़ा आसान है. फंक्शन से आसान कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर का, और हमें फ्रीडम देता है जितने चाहें उतने रिकॉर्ड आप प्रोसीजर से वापस कर सकते हो बिना रिटर्न कीवर्ड लगाए हुए. आपको रिटर्न कीवर्ड लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अब हम प्रोसीजर बनाते हैं. पहले सिंपल सा प्रोसीजर बना लेते हैं, उसके बाद इसी काम को पूरा करने का प्रोसीजर बना लेते हैं. जी नहीं, लूप से कर सकते हो, लेकिन रिटर्न के बाद फिर एक वैल्यू आनी चाहिए. रिटर्न को लूप में लिख दोगे आप. लूप लगा सकते हो, है ना. लूप लगाने के बाद आपका कंप्यूटेशन से सिंगल वैल्यू बन जानी चाहिए, फिर वो रिटर्न हो सकती है. तो आप अपने लॉजिक में लूप लगा सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट पर लूप नहीं लगा सकते. यहाँ पर कलेक्शन टाइप का वेरिएबल नहीं होता. जैसे आप सोचो लिस्ट बना लेते हैं, टपल बना लेते हैं, ऐसा कोई टॉपिक MySQL के अंदर नहीं होता कि आप लिस्ट बना लें, लिस्ट में स्टोर कर लें, फिर उसको रिटर्न करा दें. पाइथन में तो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी होता है, MySQL में नहीं होता. ठीक है, तो अब ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि तो प्रॉब्लम हो गई, आगे कैसे बढ़े. तो सॉल्यूशन दिया तो जा रहा है. क्या सॉल्यूशन है? प्रोसीजर. आप फंक्शन कब बनाएंगे? जब आपने लॉजिक लगाकर सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है. प्रोसीजर कब बनाएंगे? जब आपको लॉजिक लगाकर वैल्यू रिटर्न करनी ही नहीं है, या करनी है तो बहुत सारी करनी है. दोनों कंडीशन के साथ. अगर रिटर्न नहीं करना चाहते तो प्रोसीजर, एक से ज्यादा करना चाहते हो तो प्रोसीजर. फंक्शन में रूल है एक करनी ही होगी. ठीक है, तो ज्यादा बार लोग क्या पसंद करेंगे? फिर प्रोसीजर. फंक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिए बस. फंक्शन के अंदर से आउटपुट प्रिंट लगा कर नहीं कर सकते. पाइथन नहीं है ये कि फंक्शन के अंदर प्रिंट लिख दिया आउटपुट आ गया. यहां पर आउटपुट लाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसकी होती है? सेलेक्ट कमांड की होती है. फंक्शन के अंदर एक ही सेलेक्ट कमांड लिखी जा सकती है, एक से ज्यादा सेलेक्ट कमांड आप नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, चलिए अब फटाफट से आते हैं प्रोसीजर के पास. प्रोसीजर आपको बहुत आसान लगेगा. मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट प्रोसीजर पढ़ा सकता था, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि फंक्शन नाम से भी कुछ होता है. तो मैं सीधा सिंटैक्स पर आता हूं, कॉन्सेप्ट अपने आप आपको समझ में आ जाता है. तो मैंने लिखा है यहाँ पर, पहले डेलीमीटर बदल लो. जिसके मन में ये आ रहा है सर ना बदलें तो क्या होगा, घर जाके बिल्कुल ट्राई करके देखना बिना डेलीमीटर बदले, है ना. क्रिएट प्रोसीजर. प्रोसीजर का नेम मैंने P1 कर लिया. अब इस नाम से कोई रिजर्वर तो नहीं होगा, है ना. P1. उसके बाद अब यहाँ पर क्या बताएंगे अपने,
प्रोसीजर में अगर पैरामीटर देने हैं तो दीजिए, नहीं देने हैं मत दीजिए, आप समझ। तो हमने कहा नहीं देने हैं, तो P1 नाम से मैंने एक प्रोसीजर बना दिया और इसके अंदर हमने यहाँ पर अभी कोई पैरामीटर दिया ही नहीं। फिर क्या करोगे, बस आगे बढ़ जाओ, बिगिन। अब यहाँ से जो भी आप करना चाहते हो वो आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP एंड, तो रिटर्न नहीं लगाया, इसमें रिटर्न नहीं लगाते तो सर रिजल्ट आएगा कैसे? जितने भी सेलेक्ट कमांड लिखे होंगे उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ऑटोमेटिकली जितनी सेलेक्ट कमांड आप लिखेंगे वो रिटर्न हो जाती है, रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब प्रोसीजर को रन कैसे करें, तो कितना आसान है, देखो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं कि रिटर्न टाइप बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, सब खत्म, ठीक है। तो फिर प्रोसीजर फ्री है, आजाद है, अपने अंदर से टेबल एक्सेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन फंक्शन में आप चाहते तो कंडीशन लगा सकते थे कि फंक्शन आप टेबल को टच नहीं कर सकते, यहाँ पर वो आप नहीं लगा सकते पॉइंट, ठीक है। चलो अब बात आती सर इसे कॉल कैसे करेंगे, है ना, इसे कॉल कैसे करेंगे। तो कॉल नाम से एक कीवर्ड होगा, कॉल कीवर्ड के बाद हम प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, कॉल P1। हो गया, हमने बस डेलीमीटर बदल लो, ये आसान है सर, ये लो सारा रिजल्ट आ गया। अभी और रुको, एक और बनाओ, क्रिएट प्रोसीजर P2 बिगिन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, ये तो लेकर ही आओ, एक और सेलेक्ट चलाओ, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी लेकर आओ, मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम EMP। अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसको समझा दिया, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट बाई ग्रुपिंग करके हर डिपार्टमेंट से मैक्सिमम सैलरी लेकर आओ। तो दो सेलेक्ट कमांड लिख दी, और लिखनी है और लिख लो, जितनी लिखनी है सेलेक्ट कमांड उतनी लिख सकते हैं, एंड डेलीमीटर बदल दिया। अब जब हम प्रोसीजर कॉल करेंगे ये वाला P2 वाला, तो जितनी मैंने इसके अंदर सेलेक्ट कमांड लिखी है सबके रिजल्ट आउटपुट में आएंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा और इसका भी रिजल्ट आएगा, जितने सेलेक्ट कमांड लिखेंगे सबका रिजल्ट हमारा आएगा। दूसरी क्यों नहीं आई, यहाँ पर गलती हो गई, कॉलम का नाम क्या था, एम्प्लॉय सैलरी, जबकि मैंने क्या लिख दिया, सैलरी। जहां तक सही था वहां तक का आउटपुट आ गया, उसके बाद फिर एरर आ रही है, क्या रहा है, सैलरी कॉलम आपने गलत लिख दिया। P3 बना लो, क्रिएट और रिप्लेस। अगर आप कोई प्रोसीजर बना रहे हैं जो पहले ही बना हुआ है तो एरर आ जाएगी, तो आप उसके इसमें कमांड लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, अगर नहीं है तो बना दो, है तो रिप्लेस ऐसे तो, ठीक है। अब हाँ गलत कर दिया, डेलीमीटर चेंज नहीं करा, डेलीमीटर मैंने चेंज, शायद आंसर मिल गया होगा, क्यों बदल रहे हैं डेलीमीटर बार बार। नहीं बदलेंगे तो सेमीकोलन आते ही हमारा वो एग्जीक्यूट कर देगा उस पूरे प्रोसीजर को, अभी पूरा बना ही नहीं है, एग्जीक्यूट क्यों कर देगा। कहाँ बना था, एरर आ गई थी ना, बन ही कहाँ था, बन ही कहाँ पाया था, एरर आ गई थी। चलो देखते हैं,
हो सकता है ना बना, मेरे हिसाब से शायद बना नहीं था। कॉल अब ये भी आ गया, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक वाला, और ये भी इस तरह से आपको सर फिर तो रिटर्न की जरूरत ही नहीं है, जितने सेलेक्ट कमांड लिखोगे ऑटोमेटिकली सब रिटर्न हो रही है। ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए प्रोसीजर पे काम करना। फिर भी अगर आप फंक्शन में पैरामीटर लेकर आना चाहते हैं तो पैरामीटर थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो सीख लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा। तो एक प्रोसीजर बनाते हैं विथ पैरामीटर, क्योंकि वो थोड़ा सीखने वाला पॉइंट है, कभी कभी इंटरव्यू के अंदर वो पॉइंट डिस्कस कर लिया जाता है। यहाँ लिखेंगे एक प्रोसीजर बनाना चाहता हूं मैं P4। अब ये प्रोसीजर क्या करेगा, उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा जिनकी सैलरी जो मैं बताऊंगा वो या उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये एक सैलरी को रिसीव करेगा पैरामीटर में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लीजिए सैलरी नाम का पैरामीटर इंटीजर है। लेकिन जब हम प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर बनाते हैं तो हमें पैरामीटर का टाइप भी बताना पड़ता है कि पैरामीटर का टाइप क्या होगा। डेटा टाइप तो ये हो गया, डेटा का टाइप। पैरामीटर का अपना टाइप होता है, 3 टाइप के पैरामीटर प्रोसीजर के अंदर होते हैं, इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर, इन आउट पैरामीटर। तो अगर आप किसी पैरामीटर को कॉल करने वाले से वैल्यू रिसीव करने के लिए बना रहे हैं तो वो इन पैरामीटर कहलाएगा। तो मैं इसको इन बना देता हूं, मैंने लिख दिया इन, बस बिगिन। क्या लिख दूं यहाँ पर, सेल। क्या पास करेंगे P4 में, यहाँ पर सैलरी मालूम मैंने कर दी 50,000। तो 50,000 है, 50,000 से ज्यादा के जितने रिकॉर्ड होंगे सारे आपको। अब आगे देखो, मुझे क्या करना है, एक प्रोसीजर बनाना है जिसमें इन पैरामीटर भी होगा और आउट पैरामीटर भी होगा। तो दूसरे वाले को मैं आउट पैरामीटर बनाना चाहता हूं, तो एक आउट पैरामीटर में एक वैल्यू स्टोर होगी, है ना। तो अब जब आप आउट पैरामीटर बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जितने चाहे उतनी वैल्यू रख दो, एक आउट पैरामीटर में एक वैल्यू आएगी। तो सैलरी के बेस पर आप किसी का नेम वापस करना चाहते हैं या आईडी के बेस पर, मान लीजिए आप आईडी के बेस पर उसका नाम वापस करना चाहते हैं, तो आउट पैरामीटर जिसका नाम नेम है और टाइप इसका ये है, सेलेक्ट ईएमपी नेम इनटू आउट पैरामीटर क्या है, नेम, फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू इन पैरामीटर जो भी आया उसमें जो आईडी आई है, एंड देखो कहां गलत कर दिया मैंने, यहाँ इन लिख दिया है, पीआईडी लिख दी।
पेशेंस काफी चाहिए होगा। डेलीमीटर बदल दिया, प्रोसीजर बना दिया, बिगिन कर दिया। सेलेक्ट ईएमपी नेम इनटू नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर ईआईडी इक्वल ईएमपी आईडी इक्वल टू ईआईडी। और देख लो, चलो देखेंगे, गलत होगा तो देखेंगे, सही करेंगे। डेलीमीटर। अब एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। मैंने करा कॉल, उसके बाद प्रोसीजर का नाम क्या है, P5। तो इन पैरामीटर की वैल्यू मैंने दे दी, मान लीजिए 105 105 है। तो 105 का जो नाम है वो आ जाएगा सोनू, वो तो ठीक है, आ जाएगा। लेकिन सर ये बताओ कि जब किसी प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो जो उसके इन पैरामीटर हैं सिर्फ उनकी वैल्यू लिखेंगे, जो आउट पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? बस ये सही है इतना कॉल करना? तो अब मुझे बताओ, अगर मानो ये सही है तो जो मेरा आउटपुट है वो किस में जाके स्टोर हो गया है, आउट पैरामीटर में। तो आउट पैरामीटर से बाहर कैसे आएगा, देखते हैं। अभी मैंने इतना लिख दिया, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। कह रहा है प्रोसीजर में 2 चाहिए, आपने कितने पास करे हैं, 1। सर ये तो गलत है, हमने 2 बनाए जरूर हैं, लेकिन एक को हम इनपुट यूज कर रहे हैं, एक को हम आउटपुट यूज कर रहे हैं। और कॉल करने वाला अगर दोनों की वैल्यू देगा तो फिर इसका मतलब ही क्या बचा? फिर तो हमें इसकी वैल्यू देनी पड़ रही है, हमें तो इससे वैल्यू चाहिए। समझ रहे हो? अब यहां पर सीखना पड़ेगा कि जब कभी प्रोसीजर को कॉल किया जाता है तो जितने भी आउटपुट पैरामीटर हैं उन आउटपुट पैरामीटर को वापस से हमें रीड करना होगा किसी वेरिएबल में। अब हम कॉल करते समय आउटपुट पैरामीटर को जिस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं उसको ऐड सिंबल से स्पेसिफाई करते हैं, और यहां पर अपने उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो आपका मन है वो लिख लो, जिसमें आप आउटपुट पैरामीटर की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या लिख दें, ई नेम। तो ई नेम नाम से आपने कोई एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या स्टोर हो जाएगा, जो आउटपुट पैरामीटर में वैल्यू आई होगी वहां पर वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जितने भी आउटपुट पैरामीटर होंगे उनके लिए इस तरह से आपको वेरिएबल पास करने हैं, वैल्यू पास नहीं करनी है, वेरिएबल पास करने होंगे। और वेरिएबल कैसे लिखेंगे, ऐड सिंबल के साथ लिखेंगे। सर आया नहीं ना? अब जो आपका प्रोसीजर में आपने आउट पैरामीटर के लिए जो वेरिएबल दिया था, उस आउट वेरिएबल से उस वेरिएबल से वैल्यू को रीड करने के लिए सेलेक्ट। क्या मतलब 105 पे कुछ नहीं है वहां पर? तो इस तरह से प्रोसीजर में अपना क्या कर सकते हैं, इन पैरामीटर आउट पैरामीटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन पैरामीटर कॉल करते समय आप उसको वैल्यू देंगे, आउट पैरामीटर की वैल्यू को वापस से रीड करेंगे, और आउट पैरामीटर के लिए कॉल करते समय एक वेरिएबल बनाएंगे ऐड सिंबल के साथ। तो ये जो वैल्यू आई होगी इसमें यहां से वापस स्टोर कर दी गई होगी इस वेरिएबल में, फिर सेलेक्ट कमांड लगाकर इस वेरिएबल से वैल्यू को रीड करना होगा। आखिरी प्रोग्राम है जी, कौन सा? यहां पर देखो, प्रोसीजर बनाया मैंने जिसका नाम करा P5। अब इसमें मैंने 2 पैरामीटर बनाए, एक ईआईडी और एक मेरा नेम। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में जितने भी पैरामीटर हैं ऑटोमेटिकली इनपुट होते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है कि वो कौन है। जब हम प्रोसीजर बनाते हैं तो हर पैरामीटर को बताना पड़ता है, ये इनपुट पैरामीटर बनेगा, ये आउटपुट पैरामीटर बनेगा। बताने के लिए कीवर्ड का नाम है इन, बताने के लिए कीवर्ड का नाम है आउट। तो मैं चाहता था कि इस वाले को हम इनपुट पैरामीटर बनाएं
और इस वाले को हम आउटपुट पैरामीटर बना दिया। अब आपने क्या करा, सेलेक्ट कमांड चलाई, एम्प्लॉय का नेम निकाला और जो एम्प्लॉय का नेम आया वो किस में स्टोर कर दिया आपने, अपने आउट पैरामीटर में स्टोर कर दिया इनटू नेम। अब यहां पर जो सेलेक्ट नेम हुआ टेबल से वो कौन सा होगा, जिसकी आईडी आपने अभी इन पैरामीटर में कॉल करते समय दी होगी। ठीक है, जब हम कॉल करेंगे प्रोसीजर को तो कॉल करते समय जितने इन टाइप के पैरामीटर थे उनके लिए वैल्यू पास करेंगे और जितने आउट टाइप के पैरामीटर थे उनकी वैल्यू को रीड करेंगे। रीड किसमें करेंगे, वेरिएबल में रीड करेंगे। तो वेरिएबल में रीड करने के लिए वेरिएबल का नाम और ऐट सिंबल यहां पर हम लगाएंगे, सिंटैक्स होगा। अगर ऐट सिंबल नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ होगा तो जो भी आउट पैरामीटर में वहां रखा गया होगा वो यहां पर इस वेरिएबल में आ गया होगा। अब अगला काम क्या है, इस वेरिएबल से वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो सेलेक्ट कमांड लगाकर हम इस वेरिएबल से वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एक और क्रिएट प्रोसीजर P6। बोलिए, डिक्लेयर, जैसे हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल करा था इसी तरह प्रोसीजर के अंदर भी हम लोकल वेरिएबल बना सकते हैं, डिक्लेयर करके वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर उस वेरिएबल का इस्तेमाल आप करते हैं रिटर्न करने के लिए तो यहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल आएगा लोकल वेरिएबल की वैल्यू पर बाहर कैसे जाएगी, रिटर्न कीवर्ड लगाकर रिटर्न कीवर्ड यहाँ लगता नहीं है। तो यहाँ पर एक के तरीके आउट पैरामीटर। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, समझना जरा। मैं चाहता हूं आप एक प्रोसीजर बनाएं जिसमें एम्प्लॉय की आईडी आए इनपुट और उस एम्प्लॉय की सैलरी चली जाए आउटपुट। तो ये प्रोसीजर सही है इस काम को करने के लिए। देखो सेलेक्ट EMP सेल इनटू, क्या लिखूं यहां पर, ई सेल फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू EID। एकदम सही है, एंड कर दीजिए। डेलीमीटर कॉल P6 एम्प्लॉय आईडी 102 और आउट पैरामीटर के लिए एक बना दिया मैंने वेरिएबल, मान लीजिए सैलरी नाम से। फिर सेलेक्ट करके सैलरी को मैंने वापस से रीड कर लिया, पहले 4 आ गए। अब जब आप ऐसा प्रोसीजर बनाएं जिसमें इन और आउट पैरामीटर आपके सेम टाइप के हों, इन और आउट पैरामीटर आपके सेम टाइप के हों, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो आप इन दोनों को एक ही पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, यहां लिखेंगे प्रोसीजर P7 इन आउट टाइप का भी एक पैरामीटर बनाते हैं जो दोनों का काम करेगा। यही इनपुट पैरामीटर है यही आउटपुट पैरामीटर, लेकिन रूल क्या है कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए दोनों के लिए। तो इन आउट क्या नाम रख दिया इसका, मान लो ई रख दिया, टाइप क्या कर दिया इंट, सस्ते में काम हो जाएगा। बिगिन, अब सीखो सेलेक्ट EMP सैलरी इनटू ई, यही हमारा इन पैरामीटर है। फ्रॉम EMP वेयर EMP आईडी इक्वल टू ई, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा इनपुट है यही हमारा आउटपुट है। तो जिसमें हम इनटू कर रहे हैं वो भी यही है और जो हम
यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी हमारा यही है, ठीक है। एंड हैश डेलीमीटर बदल दिया। अब यहां पर अब सर क्वेश्चन आएगा कि कॉल करते समय इस प्रोसीजर को कॉल कैसे करें, क्योंकि यहां पर अब मैं एक ही आर्गुमेंट दूंगा, क्योंकि पैरामीटर तो एक ही बनाया मैंने ई नाम से, आर्गुमेंट अब मैं एक ही दे सकता हूं। अगर माने आर्गुमेंट दिया 105, तो 105 ई में पहुंच गया, अब वापस भी तो इसी से आएगा, तो वापस कैसे निकालूं इससे वैल्यू, ये तो मुझे एक वैल्यू लग रही है। क्या होगा यहां पर देखो, एरर आ जाएगी। अगर आप प्रोसीजर कॉल करते समय ध्यान से सुनिएगा, इन पैरामीटर को वैल्यू पास कर रहे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे, आउट पैरामीटर को वैल्यू पास कर रहे हैं तो ऐड के साथ वेरिएबल लगा के पास करेंगे, इन आउट पैरामीटर को अगर वैल्यू पास कर रहे हैं तो भी ऐड के साथ वेरिएबल लगा के ही पास करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड वेरिएबल, बताओ क्या रखना चाहते हो वेरिएबल का नाम, मानो मैंने रख दिया यहाँ पर x। अब सर ये बताओ x में वैल्यू वापस आएगी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन x से वैल्यू जानी भी तो चाहिए, क्योंकि ये इन पैरामीटर भी तो है, तो जाएगी कहां से, x में वैल्यू है कहां। अभी क्या होगा, हमने कहा देखो क्या होगा, कुछ आए नहीं, वहां कुछ पहुंचा नहीं, वापस कुछ आए नहीं, बॉन्डिंग और आ गई, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको, पहले एक्स वेरिएबल को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डिक्लेयर से नहीं, डिक्लेयर लोकल वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये लोकल वेरिएबल नहीं है, आप अपने डायरेक्ट एडिटर पर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो सेट कीवर्ड से वेरिएबल आप यहां पर बनाएंगे। सेट वेरिएबल का नाम जो आप रखना चाहते हैं, एट मान लीजिए एक्स, इनिशियल वैल्यू जो आप देना चाहते हैं दे दीजिए लाइक 105, ठीक है। उसके बाद कॉल करेंगे और x को पास करेंगे, तो अब जो इसकी करंट वैल्यू है वो एज इनपुट चली जाएगी, और वहां पर जब आउट पैरामीटर बनेगा तो आप यहां पर इसकी वैल्यू को पढ़ सकते हैं। 1 रो अफेक्टेड, 1 रो आ गई। अब सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से प्रोसीजर के अंदर इन आउट पैरामीटर हमारे काम करते हैं। तो इन आउट पैरामीटर हमारा तभी आप यूज करेंगे जब इन और आउट का टाइप आप सेम रखना चाह रहे थे, आपकी रिक्वायरमेंट है वो सेम था, यहां पर आप नहीं लगा सकते। ये जो प्रॉब्लम थी, इस वाली प्रॉब्लम में आप दोनों को एक नहीं बना सकते, क्योंकि इनपुट पैरामीटर इंटीजर है और आउटपुट पैरामीटर क्या है आपका वैर है, तो यहां पर तो आपको अलग अलग बनाने ही पड़ेंगे। जितने चाहे उतने इन पैरामीटर, जितने चाहे उतने आउट पैरामीटर, जितने चाहे उतने इन आउट पैरामीटर बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल को आसान करने के लिए एक एक ही बनाया है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक प्रोसीजर में एक ही इन पैरामीटर बनेगा, जितने चाहे उतने बनाओ, जितने चाहे उतने आउट पैरामीटर बनाओ, जितने चाहे उतने इन आउट पैरामीटर आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रोसीजर का जो कॉन्सेप्ट था ये भी लगभग हमारा पूरा हो गया। आज इतना रखेंगे, कल मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो उसमें हमने ये सारे काम पाइथन से करने, अभी तो हमने सब इंडिपेंडेंटली कर लिया, अब कल हम पाइथन के साथ इसका इंटीग्रेशन सीखेंगे। बना तो दिए वेरिएबल, स्पेसिफिक, हाँ हाँ वैसे ही बनेगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ नॉर्मल भी बनेगा। शो टेबल तो नहीं कर सकते, शो टेबल है, होता है, एक बार देखना पड़ेगा, होता है, वो गूगल करना देखना होता है। बना तो जो क्रिएट टेबल
क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, सेलेक्ट फ्रॉम, दूसरे टेबल का नेम। ये तो करा दिया क्लास में, टेबल की डुप्लीकेट टेबल बनाना, लास्ट क्लास में कराया था। हाँ बाई वैल्यू, जो एग्जिस्टिंग टेबल की वैल्यू सारी की सारी एक नई टेबल में कॉपी हो जाती है, डुप्लीकेट टेबल बन जाती है पूरी की पूरी। देखो लास्ट क्लास में कराया। बोलो। टीआई का प्रोजेक्ट मैं दे दूंगा तो कॉलेज में आप एक्सप्लेन कर लेंगे, मैं तो दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, पाइथन का ही दूसरा दे देता हूँ, पाइथन का ही दूसरा दे देता हूँ, बैंकिंग की जगह पाइथन का दूसरा दे देता हूँ।